हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पोस्टर आए हैं उनका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन तक जो है वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से आए हुए हैं क्वेश्चन। तो 61 से आगे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमारे पास जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहला ही जो है यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो अगर आपको पता होगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर पूछा जाता तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट जो है वो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आपको एसआई यूनिट में पूछा जाता है ये भी, तो वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर डेवलप्ड बाय द सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर इन द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑफ 0.075 डायमीटर इज। तो हमारे पास जो है इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर जो ड्रॉप के लिए हमारे पास होता है, तो प्रेशर की इंटेंसिटी जो है ड्रॉपलेट के लिए किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास 4 सिग्मा अपॉन डी के इक्वल। तो आपको याद होना चाहिए ड्रॉप के लिए 4 सिग्मा बाई डी होता है। हमारे पास अगर बबल होता है तो उसके लिए क्या होता है? हमारे पास बबल के लिए हमारे पास 8 सिग्मा बाई डी होता है। और हमारे पास जो जेट होता है उसके लिए 2 सिग्मा बाई डी होता है। तो तीनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है कुछ यूनिट कन्वर्शन भी करने पड़ेंगे इसमें। तो यूनिट कन्वर्शन करने के बाद जो है फिर भी हमारे पास 4 ही बच जाएगा, क्योंकि 0.75 और 0.75 जो है वो कट हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ही बचेगा। आंसर में हमारे पास 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, इसमें यूनिट कन्वर्शन करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर्स में लेके आना पड़ेगा और इसको भी हमें सेंटीमीटर्स में लेके आना पड़ेगा, ताकि हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आ जाए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 सिग्मा बाई डी फार्मूला लगा के, तो आपके पास 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स का और एक क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं अब। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यह है वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया ऑफ द वर्टेक्स डाउनवर्ड अल्टीट्यूड एच एंड बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ प्रेशर का जो है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ प्रेशर की जो है डिफरेंट केसेस वो हमें याद ही करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये वाला केस है जो हमारा वर्टेक्स डाउनवर्ड होता है, मतलब कि वर्टेक्स डाउनवर्ड होता है, हमारे पास ट्रायंगल ऐसे है। तो ये इसके लिए हमें पता है कि इसके लिए जो है सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू h/2 के इक्वल होती है। अगर हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू h/2 के लिए होती है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो 4th लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कैसे याद रखने पड़ेंगे। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में से आया है, तो इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा हमारे पास h/2 के इक्वल। तो अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारे पास? तो ये आपको देखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो हमेशा आप याद रखना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम ρ1 a1 v1 हमारे पास होता है ρ2 a2 v2 के इक्वल। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किस पे बेस्ड होता है? ये मास पे बेस्ड होता है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन एक और पूछा जाएगा कि आपके पास जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो किस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मास कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है। और हमारे पास जो है जो हमारे पास
बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास विद अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इन द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास जो है अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है, हमारे पास 65 तो नंबर क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा तो सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इन द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? तो सेंसिटिविटी आपको याद रखना है कि सेंसिटिविटी जो है वो मुझे तो लगता है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा टेम्परेचर, तो हमें पता है कि जो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी मुझे लगता है इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है डिक्रीज दिया हुआ है, ये आप खुद से देख लेना। मुझे लगता है टेम्परेचर राइज होने की वजह से सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 65 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप खुद से देख लेना कि ये क्या आ जाएगा। मुझे लगता है इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर डिक्रीज आंसर दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर। जो हमारे पास डिटेल्ड प्लॉटिंग करते हैं हम, तो इसमें इंटरसेक्शन मेथड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो इंटरसेक्शन मेथड जो है हम हिली एरियाज़ में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इंटरसेक्शन मेथड, ये अगर आपको पता है तो ये हमारे पास है कंटूरिंग जब हम करते हैं, तो कंटूरिंग का मेथड होता है हमारे पास इंटरसेक्शन मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड ये हमारे पास जो है प्लान टेबलिंग का मेथड होता है। तो इंटरसेक्शन मेथड जो है वो हिली एरियाज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इंटरसेक्शन मेथड हम हिली एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एक्सियल फोटोग्राफ इन द रेडियल फॉर्म। तो रेडियल फॉर्म में जो टिल्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? 67 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको कहते हैं आइसोसेंटर पॉइंट। तो आइसोसेंटर पॉइंट होता है हमारे पास अगर टिल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एक्सियल फोटोग्राफी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, ये जो ए पार्ट है तो यही इसका आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 69th क्वेश्चन जो है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय लिफ्टिंग द एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, नेचुरल टोपोग्राफी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास 69th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है प्रेशर डिफरेंस। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जो हो जाती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 जो है हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसका आंसर जो है वो ए आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100 हमारे पास क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है बेस्ट यूनिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए हमारे पास ड्यूरेशन कितनी होती है? तो ड्यूरेशन जो है वो 1/4 ऑफ द बेसन लॉग, ये जो है 1/4 ऑफ द बेसन लॉग, यही होता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सीपेज थ्रू द फाउंडेशन ऑफ द अर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाय प्रोवाइडिंग। तो सीपेज अगर हम देखेंगे अर्दन डैम में सीपेज हम कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इम्परवियस कट ऑफ लगाएंगे तो उसकी वजह से जो है हम सीपेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास एक डैम होता है तो डैम में हम एक वर्टिकल कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं, या तो नीचे प्रोवाइड करते हैं या फिर ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वर्टिकल कट ऑफ होता है हमारे पास, इससे हम सीपेज को प्रिवेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है
कंपेयर टू द लेवल सरफेस डिक्रीजिंग ग्रेडियंट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज। तो 73 क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगर हमारे पास एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब कि हम ऊपर से नीचे जा रही है, गाड़ी हमारी ऊपर से नीचे जा रही है, तो इस केस में हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है, अगर हम डिसेंडिंग ग्रेडियंट में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा होती है। और अगर हम ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग ग्रेडियंट, यहाँ से गाड़ी ऊपर जा रही है, तो उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो लेस होती है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ग्रेडियंट, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिसेंडिंग ग्रेडियंट पे हमारी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज compensation of the gradient for the ruling gradient 4% and the horizontal curve is 760। तो हमारे पास जो है रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 4% का, एंड हॉरिजॉन्टल कर्व जो है हमारे पास 7, रेडियस जो है 760 दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि हमें कंपनसेशन कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये 74 नंबर क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको नो कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनसेशन जो है हम 4% से कम जो है, या 4% तक जो हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट होता है, 4% से नीचे जो है वो हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है अगर हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट 4% से कम होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रूलिंग ग्रेडियंट अगर 4% से कम होता है तो हम वहाँ पर कंपनसेशन, ग्रेड कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, डेड स्लो क्या होता है। तो डेड स्लो क्या होता है, रेगुलेटरी साइन होता है, वार्निंग साइन होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, या फिर हमारे पास जो है नन ऑफ द एबो होगा। तो हमारे पास डेड स्लो जो है वो रेगुलेटरी साइन होती है। तो ये जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, डेड स्लो जो है वो एक रेगुलेटरी साइन होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इन द CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। तो CBR टेस्ट में हम वैल्यू ऑफ CBR कहाँ कहाँ पर कैलकुलेट, कितने कितने पेनिट्रेशन वैल्यूज पे जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 76 क्वेश्चन के लिए हमारे पास डी आ जाएगा, क्योंकि हम 2.5 mm पेनिट्रेशन पे भी देखते हैं कि हमारे पास CBR वैल्यू क्या होगी, और 5 mm पेनिट्रेशन पे भी देखते हैं। तो फिर हम जो है, अगर हमारे पास 2.5 mm पेनिट्रेशन पे CBR की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एम्बैंकमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो एम्बैंकमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक जो है उसके लिए हम स्लोप क्या प्रोवाइड करते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका वैल्यू जो है वो C आ जाएगा हमारे पास 2:1। एम्बैंकमेंट के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, 2:1 प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि बलास्ट के लिए हम प्रोवाइड क्या करते हैं, तो बलास्ट के लिए हम प्रोवाइड करते हैं 1:1। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 1:1 प्रोवाइड करते हैं बलास्ट के लिए। बलास्ट के लिए जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1:1 होता है, और एम्बैंकमेंट के लिए स्लोप जो प्रोवाइड करते हैं वो हम 2:1 प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉग स्पाइक्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग द रेल टू द। डॉग स्पाइक्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है। तो डॉग स्पाइक्स अगर आप देखेंगे, डॉग स्पाइक्स क्या होती है हमारे पास, डॉग स्पाइक्स ऐसे होती है, जो हमारे पास डॉग स्पाइक्स होती है वो कुछ ऐसी होती है, अगर आपने देखा होगा। तो ये हम वुडन स्लीपर्स को जो है, वुडन स्लीपर्स के साथ रेल उसको अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डॉग स्लीपर जो होते हैं वो हम वुडन स्लीपर्स को रेल के साथ अटैच करने के लिए लगाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट 79th क्वेश्चन जो है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन द कर्व ऑफ रेडियस R एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल इज़ V km/h इज। तो हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, अगर आपको सुपर एलिवेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, GV² बाई 127 R होता है हमारे पास फार्मूला। तो GV² अपॉन 127 R जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन, E = GV² बाई 127 R। तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द pH रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड इनमें से कौन होगा। तो pH वैल्यू आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे पास जो है एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अगर हम एलम ऐड करते हैं, द एलम व्हेन एडेड टू द कोगुलेंट इन द वाटर
ये क्या करता है, पीएच को इंक्रीज करेगा, पीएच को डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज करता है पीएच को। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 81 क्वेश्चन जो हमारे पास है, अगर हम एलम को ऐड करते हैं तो पीएच हमारा डिक्रीज हो जाता है, तो पीएच डिक्रीज हो जाता है हमारा। आई होप कि यही आंसर होगा, मुझे तो लगता है यही है, मेरे हिसाब से यही है, तो ये फिर भी आप चेक कर लेना। 82th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच द क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट इज नोन एज। अगर हम ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा भी क्लोरिनेशन करते हैं तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं। मतलब कि अगर हम ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा क्लोरिनेशन करेंगे, ब्रेक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर होता है कुछ ऐसे, जब हम क्लोरिनेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे होता है, तो यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं, तो इसको कहेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास द वर्किंग कंडीशन ऑफ द इमहॉप टैंक। जो इमहॉप टैंक होता है हमारे पास स्लज डाइजेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो इसका वर्किंग कंडीशन क्या होती है, तो ये आपको याद रखना है कि इमहॉप टैंक जो है उसमें ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है उसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन होती है और लोअर कंपार्टमेंट में एनारोबिक होती है। तो ये कहाँ पर लिखा है, कौन सा ऑप्शन में लिखा है कि एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट, हाँ डी पार्ट आ जाएगा इसका। इसका आंसर जो है वो डी आ जाएगा, क्योंकि एनारोबिक इन लोअर कंपार्टमेंट में जो है एनारोबिक हो जाएगा, एंड एरोबिक इन अपर कंपार्टमेंट। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। तो लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी किसके इक्वल होता है, तो ये होता है ग्रेटर और इक्वल टू लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड। मतलब कि प्रीसीडिंग नोड जो है, अगर आपको अपने पर्ट और सीपीएम पढ़ा हुआ है, तो प्रीसीडिंग नोड जो है, या तो प्रीसीडिंग नोड का जो है उसके टाइम के इक्वल होगा, या फिर लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड, या फिर ग्रेटर और इक्वल, या इससे ज़्यादा होगा। प्रीसीडिंग नोड का टाइम जो है या तो इससे ज़्यादा से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर इसके इक्वल से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज। तो अगर हम देखेंगे मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे जो टाइम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम, वो किसके बीच में लाई करेगा, तो ये इसमें मुझे लगता है डी आंसर आ जाएगा। ये आप फिर भी चेक कर लेना, तो मुझे लगता है डी आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है, तो वहाँ वो किस में आ जाएगा, या तो नॉर्मल टाइम या फिर क्रैश टाइम के बीच में आ जाएगा मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर आपने देखा होगा कि कुछ ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है, तो यहाँ पर ही हम देखते हैं ये वैल्यूज़ कैसे हमारे पास निकल के आ जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक सेविंग ऑफ द टाइम रिजल्ट्स इन क्रैशिंग। तो इकोनॉमिक सेविंग कहाँ पर हो जाती है, इकोनॉमिक सेविंग अगर हम देखेंगे तो अगर हम चीपेस्ट एक्टिविटी को जो है, चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर हम क्रैश करेंगे तो उसकी वजह से हम हमारी इकोनॉमिक सेविंग होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक सेविंग जो होती है वो चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी को क्रैश करने के बाद हमें मिलती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है 87th नंबर ऑफ क्वेश्चन। 87th नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉइल हैज़ द बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 10%। द ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि हमारे पास ड्राई डेंसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस वाटर कंटेंट 1.1 आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई 1.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर बी आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज ज़ीरो। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो ज़ीरो है तो हमारे पास सॉइल कौन सी आ जाएगी, तो सॉइल हमारे पास कौन सी आ जाएगी, हमारे पास सैंड आ जाएगी। 88 का ए आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोरस ग्रेनाइट जो सॉइल होती है उसकी प्लास्टिसिटी होती नहीं है। तो ये सारे जो सॉइल बाकी है तो ये
हमारे पास फाइन ग्राइंड सॉइल्स है, तो फाइन ग्राइंड सॉइल्स में प्लास्टिसिटी होती है, तो प्लास्टिसिटी किस में नहीं होती है, जो हमारे पास कोर्स ग्राइंड सॉइल्स होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 89th क्वेश्चन, द क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज। मुझे तो लगता है ये हर एक को पता होना चाहिए, कौन सा क्ले मिनरल ऐसा होता है जिसकी हाईएस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, तो ये होता है हमारे पास मोंटमोरिलो-नाइट। द फेरेटिक लाइन ऑफ द अर्दन डैम इज, तो फेरेटिक लाइन जो है अर्दन डैम की फेरेटिक लाइन कैसी होती है, तो ये 90th क्वेश्चन जो हमारे पास है, फेरेटिक लाइन जो है अर्दन डैम की किसके इक्वल होती है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा बी, पैराबोलिक। जो फेरेटिक लाइन होती है, अगर हमारे पास ये डैम है हमारे पास, तो डैम में जो ये टॉप वाली लाइन होती है जहाँ से सीपेज होती है, तो ये होती है फेरेटिक लाइन। तो फेरेटिक लाइन के लिए अगर आपको एक और चीज़ें याद रखनी है, फेरेटिक लाइन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और फेरेटिक लाइन से नीचे जो वाटर होता है उसके लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो ये भी कभी कभार पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो ये फेरेटिक लाइन जो है होती है ये पैराबोलिक होती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ड्राई डेंसिटी की रिलेशन क्या होती है, तो रिलेशंस के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इस चैनल पे, तो अगर आप वो भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे पास 91th क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा गामा ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये होता है फार्मूला रिलेशन ड्राई डेंसिटी निकालने का। तो अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है वेल सीजन टिम्बर के लिए मॉइस्चर कंटेंट किसके बराबर होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट वेल सीजन टिम्बर के लिए 10 to 20% होना चाहिए। तो 10 to 12% जो है 10 to 12%, सॉरी 10 to 20 नहीं, 10 to 12% होना चाहिए वेल सीजनड टिम्बर के लिए। हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट 10 to 12% होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव्स द हार्डेस्ट वुड। हार्ड वुड कौन सा इनमें से कौन सा देवदार देगा, चिर देगा, शीशम देगा या पाइन देगा। तो 93 का क्वेश्चन का आ जाएगा हमारे पास शीशम। जो शीशम होता है उसका वुड जो है वो इन सब में से हार्ड होता है, तो शीशम हमारे पास जो है वो हार्ड वुड दे देता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लीचेटलियर डिवाइस। 94th क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लीचेटलियर डिवाइस। लीचेटलियर डिवाइस अगर आपने देखी होगी, लीचेटलियर डिवाइस कुछ ऐसी होती है हमारे पास, इसके ये कुछ सर्कुलर होता है यहाँ पर, और इसमें हम सीमेंट रखते हैं तो फिर वो एक्सपेंड कर जाता है, तो उससे हम क्या देखते हैं, साउंडनेस ऑफ द सीमेंट देखते हैं। तो लीचेटलियर एपेरेट्स जो है सीमेंट की साउंडनेस देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ द फाउंडेशन इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में हमारे पास डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए कितना परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है। तो परमिसिबल वैल्यू जो है सैंड के लिए जो है, अगर आपको पूछा जाए डिफरेंशियल सेटलमेंट सैंडी सॉइल के लिए 25 mm दिया हुआ है, और जो हमारे पास क्लेई सॉइल है उसके लिए शायद 40 mm दिया हुआ है, लेकिन सैंड का मुझे अच्छी तरह याद है, तो इसके लिए 25। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको सैंडी सॉइल में पूछा जाएगा तो 25 mm जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है परमिसिबल वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है, और क्ले के लिए 40 mm दिया होता है। तो ये आप चेक कर लेना, फिर भी मेरी नॉलेज में यही है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास split tensile strength of M15 grade of the concrete when expressed in percentage compressive strength। तो split tensile strength जो होती है, split tensile strength आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। tensile strength जो है, अगर आपने मेरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेक्चर्स देखे होंगे तो आप इसका आंसर जो है वो खुद से ही कर सकते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बताया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो होती है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 to 15% यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 10 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास द रिलेशनशिप बिटवीन यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजनस रेशियो इज। ई के और म्यू में हमारे पास जो है रिलेशन पूछा गया है। तो ई के और म्यू में, तो यहाँ पर आप रिलेशन, अगर आपको बेसिक रिलेशंस पता है तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। तो ये आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू 3K 1 -
2 म्यू जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वीकेस्ट सेक्शन इन द फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में हमारे पास वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि थ्रोट ऑफ फिलेट जो है वो हमारे पास वीकेस्ट सेक्शन होता है जब हमारे पास फिलेट वेल्ड हमें देखना है। तो थ्रोट ऑफ फिलेट जो है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो प्योर शेयर स्ट्रेस कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो ये पूछा गया है आपसे। तो ये होता है टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास टेंशन एक डायरेक्शन में लग रहा है एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास प्योर शेयर एग्जिस्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला ही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इन पोर्शन ऑफ बीम कैरिंग लीनियरली वेरिंग लोड इज। अगर लीनियरली वेरिंग लोड है तो उसके लिए हमारे पास जो है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर हमारे पास पॉइंट लोड है तो वो लीनियरली वेरी करता है। अगर हमारे पास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो उसके लिए पैराबोलिक होता है। लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए हमारे पास जो है क्यूबिक इक्वेशन में वेरी करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपको यूनिट लोड होता है तो वो लीनियर होता है। अगर हमारे पास यूडीएल होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसके लिए पैराबोलिक होता है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर आंसर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लीनियरली वेरिंग लोड लिखा हुआ है, तो वेरिंग लोड जो है उसके लिए क्यूबिक आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड बेस मेजर्ड अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस। तो वर्टिकल रेडियस के अलॉन्ग जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या आ जाती है, हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के लिए आपको याद रखना है, हेमिस्फीयर के लिए 101 क्वेश्चन का हमारे पास सी आ जाएगा आंसर 3r/8। तो 3r/8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हेमिस्फीयर के लिए हमारे पास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसके बाद आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अगर आपको याद होगा तो वो mr²/4 होता है। तो ये जो वैल्यूज होती है ये हमें याद ही रखनी होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप मेरी वीडियोस देखिए, वहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस जो हमें याद रखने होते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए मैंने अच्छी तरह वीडियोस बना के रखी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 103 क्वेश्चन। द सिलेंडर विल slip on the inclined plane of inclination theta if the static coefficient of friction between the plane and the cylinder is। तो हमारे पास अगर इंक्लाइनेड सरफेस पे हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है तो वो कब स्लिप करेगा, तो ये आपको याद रखना है। 103 के लिए हमारे पास आंसर जो है वो <1/3 tan थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है डायमेंशन किसके इक्वल होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायमेंशन हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो 104 क्वेश्चन के लिए हमारे पास m1 L1 T-2 आ जाएगा। तो फोर्स के लिए आपको पता ही है, फोर्स है तो m1 L1 T-2 आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको फोर्स का पता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी सेम ही आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं SI यूनिट ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी। SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी, बताओ SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको पता ही होना चाहिए। आंसर इसका सी होना चाहिए। तो ये हर एक बंदे को पता ही होना चाहिए। फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एनर्जी का जूल होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल। अगर हमारे पास पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम जो है वो अनस्टेबल होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो उसके लिए कंडीशन जो है वो होती है, हमारे पास ए क्वेश्चन होगा, मतलब कि हमारे पास जो है मेंबर्स जो है वो मेंबर प्लस आर रिएक्शंस होता है <2J 2 टाइम्स जॉइंट के लेस होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनस्टेबल। m + r मस्ट बी <2J। तो उस वक्त जो हमारे पास पिन जॉइंटेड फ्रेम है वो अनस्टेबल कहलाएगा।
तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो स्पेस फ्रेम के लिए अगर हमें डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करनी होती है तो वो किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3J माइनस आर के इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है कैस्टिग्लियानोज second theorem can be used to compute the deflection। कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम जो है, कैस्टिग्लियानोज फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम होती है हमारे पास, तो कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम जो है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट के लिए यूज़ करते हैं। तो कैस्टिग्लियानोज सेकंड थ्योरम जो है वो हम किसी भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनमें से बीम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम्स के लिए भी, यूनिट लोड के लिए भी, स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम इन तीनों में से किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्वेश्चन, इफेक्ट्स ऑफ शेयर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स ऑन द प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज रेस्पेक्टिवली। मतलब कि अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, शेयर फोर्स लग रहा है और एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आ जाएगा, 109 क्वेश्चन। तो हमारे पास इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम शेयर फोर्स लगा रहे हैं तो उस वक्त जो है प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एक्सियल फोर्स की वजह से भी डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दोनों से डिक्रीज हो जाएगी, चाहे हम शेयर फोर्स लगा रहे हैं चाहे हम एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, तो प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो दोनों की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग मिनिमम पिच एज पर BIS 800 इज। तो एफिशिएंसी क्या होती है रिवेटेड जॉइंट की, तो ये आपको याद रखना है, एफिशिएंसी होती है रिवेटेड जॉइंट की, एफिशिएंसी जो होती है वो 60% होती है। तो ये हमें याद ही रखना होगा, एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट जो है वो 60% होती है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार। लेसिंग बार के लिए हमें स्लेंडरनेस रेशियो किसके इक्वल होनी चाहिए, तो इसका भी 145 आना चाहिए, क्योंकि लेसिंग बार्स के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी होती है। लेसिंग बार्स के लिए हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो 145 से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास द स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिफनर्स। स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिफनर्स, जो हम वर्टिकल स्टिफनर्स लगाते हैं, ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा गया है, हमें जो है स्टील स्ट्रक्चर से पूछा गया है। तो स्टील स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन जो है वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ द स्टिफनर्स, ये क्या है, ये इसका भी आंसर जो है वो 1.D के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्टील टैंक्स आर मेनली डिजाइनड फॉर। स्टील टैंक्स हम किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो स्टील टैंक्स जो है वाटर प्रेशर के लिए डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि टैंक्स में जो है वाटर के ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं, तो इसीलिए हम वाटर प्रेशर के लिए वो डिज़ाइन करते हैं। द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड ऑन द प्लेन ऑफ द एंड पोस्ट इज़ कॉल्ड। जो हम एंड पोस्ट पे ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल ब्रेसिंग कहते हैं। तो एंड ऑफ द पोस्ट जो होता है, एंड ऑफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ। तो हमारे पास 1 ईयर के बाद जो है स्ट्रेंथ कितनी होती है एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ। आपको पता है ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती रहती है किसी हद तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वो 1 ईयर के बाद स्ट्रेंथ जो होती है वो 15 to 20% इंक्रीज हुई होती है एज कम्पेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू, हाँ ये ठीक लिखा है, 15 to 20% मोर होगा, मुझे तो लगता है ठीक ही है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द श्रिंकेज स्ट्रेन क्या होती है हमारे पास, तो श्रिंकेज स्ट्रेन के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 0.003
होती है। तो श्रिंकेज स्ट्रेंथ के लिए आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 5% ऑफ द वॉइड्स इन द कंक्रीट मिक्स वुड रिड्यूस द स्ट्रेंथ बाय, तो कितने परसेंट से, अगर हमारे पास 5% वॉइड्स है हमारे पास, तो वो कितने परसेंट से जो है वो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 5% जो है एयर वॉइड्स है, तो उसका मतलब कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 30% से डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास द हायर मॉड्यूलर रेशियो शोज। तो अगर हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो जो है वो ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस। तो अगर हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो ज़्यादा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो कम होती है। मॉड्यूलर रेशियो की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC। तो ये होती है हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू BIS रिकमेंडेशन द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ द बैलेंस्ड सेक्शन। तो हमारे पास BIS के हिसाब से जो है हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक की डेप्थ हम क्या मान के चलते हैं, जो हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक होता है, अगर आपने देखा होगा स्ट्रेस ब्लॉक हम ऐसे लेते हैं कंक्रीट में, तो उसके लिए हमारे पास डेप्थ होती है 0.43 D के इक्वल। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो ये है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर। जो हमारे पास मेंबर होता है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर की जाती है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के इक्वल। तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो वो होता है हमारे पास क्या, U इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 की जगह इसने 0.5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो C आ जाएगा, 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।